शुरू करें। आप जरा सेटल हो जाइए, आवाज थोड़ी बंद कर दीजिए ताकि प्रोग्राम शुरू कर सकें। कुछ लोग रेडी? नमस्कार साथियों, आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। समय बहुत कम है, वेणुगोपाल जी को और बैठकों में जाना है, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू पवन जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। I think it is a very proud moment for we people. It's a pride moment for us to announce a big joining today. Sri Rajendra Pal Gautam, one of the important figure in the country's political spectrum, who is clearly true an Ambedkarist, stood for his ideology for the last so many years. He now decided to join Indian National Congress. We are very happy to receive his letter arguing us to take him into the party. The reason which he is indicating to join the Congress is giving more happiness to us, because whatever ideology he is believing in his life, now he is seeing that Indian National Congress is doing that ideological work. Through Bharat Jodo Yatra and Bharat Jodo Nyay Yatra, our leader Rahul Gandhi had given a new narrative to the country, which now the country is also accepting with full mind. Therefore, attracting to that activities and programs of Indian National Congress and Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Leader of Opposition Rahul Gandhi, he decided to work with Indian National Congress. We are also very happy to induct him in Indian National Congress. Thank you. Okay. राजेंद्र भाई इधर आ जाइए। संविधान रक्षक की मुहिम में आपको शामिल किया। Okay. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने भी विचार रखें, और उससे पहले, क्योंकि हम थोड़ी जल्दबाजी में कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे, तो मैं स्वागत नहीं कर पाया हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट श्री देवेंद्र यादव जी का, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता के राजू जी का, हमारे एक और वरिष्ठ साथी राजेश लिलोठिया जी का। सबका स्वागत करते हुए अब मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार संक्षिप्त में रखें। सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना
जैसी योजना हमने बनाई। लोग सीवर में मर जाया करते हैं, कोई सरकार केयर नहीं कर रही है, लेकिन पहली बार मैकेनाइज तरीके से 200 सीवर मशीनें लाके सीवर में उतरना बैन करके सीवर में होने वाली मौतों को दिल्ली में रोका और एक देश के सामने एग्जाम्पल पेश किया कि जो लोग इंसान के मल में उतरते हैं वो भी इंसान हैं, उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूं, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे, वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। उन्होंने जो मुझे मौका दिया 2 बार विधायक लड़ने का और बहुत बड़े मार्जिन से 2 बार जीत हुई, मंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मेरी लड़ाई कहीं और है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में माइनॉरिटीज़ के लीडर्स के साथ अगर कोई बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगती है, ठेस लगती है। और हमने कोशिश की पार्टी में रहते हुए कि सामाजिक न्याय पे आप लोग आइए, और आप सामाजिक न्याय पे नहीं आएंगे तो फिर कैसे हमारा विचार नहीं मिलेगा। इसी वजह से अल्टीमेटली दुखी मन से कि भाई यहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाना मुश्किल है। और मेरी लड़ाई कोई एमएलए, एमपी, मंत्री बनने की नहीं है, कभी नहीं रही। जिस चीज़ की लड़ाई, अगर वो लड़ाई वहाँ जाके वहाँ रह के नहीं लड़ सकता तो अननेसेसरी मैं उनको दुखी करूँ या वो मुझे दुखी करूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। वो अपना जो उनका अपना क्षेत्र उस पर काम करें, और मैं अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई जहाँ से आगे बढ़ती देखेगी वहाँ मुझे जाना चाहिए। और आज मुझे लगा कि चूँकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और वो मैं करके रहूँगा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की। और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा। और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उन्होंने मुझे बड़े सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया। मैं के.सी. वेणुगोपाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, राजू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, चूँकि SC/ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा पूरे देश का देख रहे हैं, और SC/ST के मोर्चे को राजीव सिलोटी देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का, जो मेरे संघर्ष के पुराने साथी हैं। उन्होंने, हमने मिलके इस इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव के दौरान अपने संविधान सम्मान समारोह के लिए लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें राहुल जी थे। हमने हरियाणा में पंचकुला में प्रोग्राम किया, अभी बनारस में किया। चूँकि वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किसी राजनीतिक मंच से नहीं किए, वो सब संविधान के सम्मान में किए हैं, और उस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। भारद्वाज जी भी साथ बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग तो कॉलेज के बड़े पुराने साथी हैं। भारद्वाज जी, हम जब ये यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते, मैं भी LLM का प्रेसिडेंट रहा उस दौरान। राजेश लीलोटे जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं। चूँकि 24 सितंबर
2002 को समता सैनिक दल का स्थापना दिवस था और उस दिन हमने जब लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी जी थी उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था, मंच संचालन मैंने खुद किया था। तो तब से मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ अपने इन साथियों को और मुझे लगता है कि हम लोग मिलके पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को, जिसमें जाति और धर्म के लिए कोई स्थान ना हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी थी, मुझे लगता है उसको पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद राजेंद्र जी। परिचय के दौरान, स्वागत के दौरान मैं भूल गया हमारे साथी अनिल भारद्वाज जी को, हमारे साथी अनिल जयहिंद जी को और हमारी नई सेक्रेटरी सुभाषिनी जी को। आप सबका भी स्वागत है, उनका भी धन्यवाद। मैं आज आपसे लगातार मुलाकात होगी, 1 बजे भी होगी, 2:30 बजे भी होगी, तो फिर सवाल जवाब बाद में रखेंगे। सर, एक तरफ हरियाणा में आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं, खैर बधाई हो, दिल्ली में फाइनली कांग्रेस का खाता खुला, एक एमएलए आपको मिला है, लेकिन हरियाणा में एक तरफ आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इंडिया अलायंस में शामिल है। ऐसे में क्या इस पर गठबंधन में कोई खटास नहीं आएगी? आप उनके एक विधायक को अपनी कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य पार्टियों में एक फर्क है, हमारी प्रक्रियाएं जो कमरे के भीतर चल रही होती है वो भी आपसे साझा कर देते हैं, शायद अब वो नहीं करनी चाहिए। तो वो प्रक्रियाएं हैं, चर्चा चलती रहती है। अब चर्चा के ऊपर आप सवाल पूछो, फिर सवाल पे फिर चर्चा हो, फिर उस चर्चा पे फिर सवाल हो, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो जब निष्कर्ष पे किसी भी निर्णय पे पहुंचेंगे तब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सर गौतम जी, आपसे सवाल है कि आपने एक बात कही कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर आगे नहीं जा रही थी? क्या अरविंद केजरीवाल गंभीर नहीं है सामाजिक न्याय को लेकर? देखिए, अगर होते तो जो 450 के करीब उन्होंने सीएम फेलो, डार्क फेलो, एडवाइजर वो सब रखे, तो उसमें रिजर्वेशन देते। मैंने उस वक्त भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर कोई ये कहा कि ये नौकरी नहीं है, तो तनख्वाह जा रही है हर महीने, और जो काबिलियत आप मांग रहे हो, काबिलियत के लोग अगर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में हैं तो उनमें उनको हिस्सा देने में क्या दिक्कत थी? साथ में एक बात बताइए, आज जो योजनाएं हमने बनाई समाज कल्याण विभाग से संबंधित, SC ST OBC से संबंधित, माइनॉरिटी संबंधित, सब योजनाएं बंद क्यों हैं? किसी को दर्द क्यों नहीं होता? जब SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पे बात आती है, उनके जो योजनाएं उनकी पहले से चलती है वो सारी बंद है, तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता? उस पर सीरियसनेस नज़र क्यों नहीं आती? मेरे मन में वो दर्द है। जिन वर्गों के लिए योजना बनाई है, उनके विकास की योजनाएं हैं, सबके लिए योजनाएं। जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना तो केवल SC ST के लिए नहीं थी, उसमें तो जनरल कैटेगरी टोटल 15,000 बच्चों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, तमाम तरह की कोचिंग का हमने इंतजाम किया, और वो चली 2 साल, आज वो बंद है। दर्द होता है जब बच्चे आते हैं। हमारे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर का 2.5 लाख रुपए साल की फीस है, 4 साल की फीस ही फीस केवल 10 लाख रुपया है। उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए, 15 लाख से कम में एक बच्चा इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं कर सकता दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब पढ़ाई, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे, कौन देखेगा? मैंने कहा था बजट में कम से कम 150-200 करोड़ ऐसे बच्चों के लिए दे दो जिनके पास पैसा नहीं है, फीस जमा नहीं कर सकते। मेरे पास बच्चे आते हैं, फीस के लिए इंतजाम कर दो। मैं अपने यार दोस्तों से मिलकर 2-4 बच्चों की फीस का इंतजाम किया, लेकिन इतने बच्चे का मैं कहाँ कर पाऊंगा? तो वो दर्द है मेरे दिल में। ऐसे बच्चों के लिए किसी को कोई सीरियसनेस नहीं है। राजन जी, और गौतम साहब के हिसाब से आम आदमी पार्टी सामाजिक न्याय विरोधी है, तो ऐसी पार्टी से हरियाणा में समझौता क्यों करने जा रहे हैं आप? फिर से वही बात जो अभी जैनेंद्र जी ने पूछी, आप भी अलग अलग भाषा में वही बात पूछ रहे हैं। चर्चा पे सवाल करने का क्या मजा? फिर सवाल पे चर्चा होगी, इसलिए जो निष्कर्ष हो उस पे चर्चा करें, ज्यादा बेहतर होगा। राजन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले कुछ बयान थे आपके कि मंदिर पे आपने कहा था, लोगों से अपील की थी नहीं जाना है, भगवान राम को नहीं मानना है, तो क्या पिछले बयानों पे अभी भी कायम है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, भारत का संविधान सबको इजाजत देता है। मैं सबकी आस्था की, सबके धर्म की का सम्मान करता हूँ, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हमारे समाज के लोग मंदिर जाते हैं तो उनको अपमानजनक व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए, उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उनकी केवल इसलिए हत्या नहीं हो जानी चाहिए कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को छू दिया। वो इंसान नहीं है क्या? एक तरफ आप उनको हिंदू मानते हैं, फिर मंदिर में घुसने पर उनकी पिटाई करते हैं, उनकी हत्या तक कर देते हैं। सिंपल इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। सबके धर्म का सम्मान है। आपके टिकट पे चुन के आए थे, आप अभी कांग्रेस में आए हैं, तो आपके विधायक का पद का रिजाइन करने जा रहे हैं? मैंने रिजाइन भेज दिया है। भेज दिया।
आपको बड़ी जल्दी इनके इस्तीफे की? नैतिकता के आधार पे, नैतिकता मुझे ये इजाजत नहीं देती कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा जीत के आया और मैं अब वहां चुनाव पे मैं विधायक बना रहूं, ये नैतिकता मुझे इजाजत नहीं देती। धन्यवाद। 1 बजे फिर मिलते हैं यहीं पे एक धमाकेदार खुलासे के साथ। 1 o'clock।